हेलो प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं सब लोग। हमारा 11वीं कक्षा का कोर्स अंतिम चरण की ओर है। बाद के 3 चैप्टर हमारे बचे हुए हैं, जिसमें ये कोई बहुत बड़े चैप्टर नहीं हैं। यानी इनमें ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें हैं या बहुत सारा गणित का इनमें काम है। ऐसे कुछ नहीं है, सिंपल सा मामला है। और इनमें अगर देखा जाए तो वार्षिक परीक्षाओं के लिए ये बाद के 3 चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यानी वार्षिक परीक्षाओं में जो आता है, दरअसल उसमें क्या होता है कि ये जो दूसरी किताब है, आपकी सेकंड बुक है, ये भाग 2 जो है, भौतिकी भाग 2, ये इसमें क्या है कि गणित का प्रयोग कम है। जो मैथमेटिकल एप्लीकेशन होते हैं हमारे, उसका प्रयोग इसमें कम है। और ये बड़ी ही महत्वपूर्ण किताब है। जैसे जेई में, नीट में, ऐसे ही 12वीं की भी दूसरी किताब जो है, 12वीं का भी भाग 2 जिसे हम कहें, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब अनुभव ये बताता है कि मान लीजिए इससे पहली जो किताब है, इससे पहले वाली, अगर आप उसे 50% भी कवर कर लेते हैं, 50% सिर्फ, यानी कैसा बल लगता है, गति के समीकरण कैसे होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, ग्राफ कैसे बनते हैं, ठीक है, ऊर्जाओं का लेन देन कैसे होता है, कार्य ऊर्जा में किस तरह के संबंध है, अगर उन चीज़ों को आप 50% भी डन कर लेते हैं, 50% भी अगर वो चीज़ें आपकी जानकारी में आ जाती हैं और इस किताब को आप अच्छे से कर लेते हैं, तो आप मान के चलिए आपका जेई का भी और नीट का भी बहुत ही अच्छा पेपर हो जाता है। यानी फिजिक्स की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकता। फिजिक्स में मान लीजिए नीट में 45 सवाल आते हैं। इसी तरीके से आप 12वीं को देखते हैं, 12वीं की भी दूसरी किताब को अच्छे से कर लेते हैं, परमाणु, किरण प्रकाश की, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, इन सब चीज़ों को, और पहली किताब का 50% हिस्सा भी अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, तो आपके 40 में से 35 या 36 सवाल, मतलब 45 में से 35 या 36 सवाल आपके हो जाते हैं। जिस बच्चे के नीट या जेई में मतलब एटलीस्ट 75% सवाल फिजिक्स में हो जाते हैं, 70% सवाल फिजिक्स में हो जाते हैं, आप ये मान के चलिए उस बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है, उसको कॉलेज मिल जाता है। क्योंकि जो बच्चा फिजिक्स में 70% या 75% स्कोर कर जाता है, वो केमिस्ट्री बायो में रुकेगा नहीं। हम ये मान के चलते हैं कि वो होशियार बच्चा है, केमिस्ट्री बायो में बच्चा रुकता नहीं है। बेसिकली अगर आप इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं या आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो रोकेगा आपको कौन? आपको रोकेगा अगर तो फिजिक्स रोकेगा। केमिस्ट्री बायो नहीं रोकती, कभी किसी को नहीं रोकती। और उसका उपाय ये होता है कि जो पहली पहली किताब है, यानी इसका जैसे ये भाग 2 है, भाग 1 11वीं का और भाग 1 12वीं का, ये कम से कम 50% हो, अनुभव इनका 50% हो, कम से कम आधे बिल्कुल सही हो। इसलिए क्या करें कि पहली किताबों में हम क्या करते हैं फिजिक्स में कि यार समझ में तो आ नहीं रहा, चलो रट्टा मार लो, याद करने लगते हैं। वो बर्बादी का रास्ता हो जाता है फिर। क्योंकि फिजिक्स में क्या होता है कि कुछ ये चीज़ें याद करने की नहीं है, और फिजिक्स में क्या होता है कि फिजिक्स बहुत जल्दी तैयार नहीं हो सकती, उसमें समय लगता है। चलिए, ये तो था मेन चीज़, और ये तो जानकारी थी मुख्य मुख्य, ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। अब आगे हमारा अध्याय 13, और इस चैप्टर का नाम है बच्चों, ये देखिए पाठ्य पुस्तक मेरे हाथ में है, अणुगति सिद्धांत, ठीक, काइनेटिक थ्योरी। अब लिखते हैं इसका नाम, अणुगति सिद्धांत, है ना। अध्याय 13, चैप्टर 13, अणुगति सिद्धांत। अणुगति सिद्धांत अंग्रेजी में क्या लिखते हैं? अंग्रेजी में लिखते हैं काइनेटिक थ्योरी, ठीक। ये है अणुगति सिद्धांत, छोटा सा चैप्टर है, बड़ा प्यारा। इससे पहले के जो चैप्टर हैं आपके थर्मोडायनामिक्स, उष्मा गति की, वो आपने अच्छे से पढ़ लिया, तो ये बहुत ही हल्का है आपके लिए, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। वही से चीज़ें आएंगी, बस थोड़ा सा संबंध आपको कुछ रिलेशन बनाने होते हैं, इसके अलावा कुछ खास इसमें उससे अलग कुछ नहीं है, सिंपल सा चैप्टर है, वही है, ठीक। चलिए, सबसे पहली बात करते हैं भूमिका। भूमिका में क्या कहते हैं, जरा देखिए। भूमिका बहुत ज़रूरी होती है, बच्चे ही अक्सर जो करते हैं भूमिकाओं को नहीं पढ़ते। बच्चे 2 जगह से कमज़ोर होते हैं, एक तो भूमिका नहीं पढ़ते वो बच्चे, एक अध्याय के बाद में सारांश होता है, याद रखने योग्य
जो बातें होती हैं वो होती हैं, किसी भी चैप्टर में होती हैं, एनसीईआरटी में बाद में लिखा होता है, एक उसको नहीं पढ़ते। ये दो चीज़ें न पढ़ने की वजह से 10% 20% चैप्टर वैसे ही कमज़ोर हो जाता है। चलिए, क्या कहते हैं भूमिका में, ये पढ़ते हैं। बायल ने 1661 में, देखिए भूमिका पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भूमिका में दरअसल वो कौन से बिंदु हैं या कौन से तथ्य हैं जो हमारी जानकारी में पूरी तरह नहीं है, हम उनको याद करेंगे, उनके बारे में समझेंगे और उसके बाद चैप्टर को शुरू करेंगे। यानी पहले से इस चैप्टर की कितनी जानकारी होनी चाहिए, इसके बारे में क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, कुल मिला के जो आधार है अध्याय का वो हमें पता होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, भूमिका को पढ़ लेते हैं। बायल ने 1661 में एक नियम की खोज की। बायल का नियम आप जानते ही होंगे। बायल का नियम क्या था, जरा देखें, यहाँ पे एक एक पॉइंट पे चलेंगे। बायल का नियम क्या था, याद आ गया? बायल का नियम याद आया? बताओ बताओ फटाफट बताओ। बायल का नियम था P1/V, अनुक्रमानुपाती। आदर्श गैसों पे लगाया था इन्होंने, ये बायल का नियम था। सूत्र क्या था, P1V1 P2V2, और इसमें तापमान को इन्होंने स्थिर कर दिया था, ताप स्थिर। ठीक, ग्राफ कैसा था, फटाफट, ये था P और ये था V और इस तरह का ग्राफ था ये। ठीक, सिंपल, ओके डन। ये था बायल का नियम। बायल ने ये बात कब बताई थी बच्चों, 1661 का ये नियम है। जिनके नाम से इसे जाना जाता है, बायल, न्यूटन व अन्य कई वैज्ञानिकों ने गैसों के व्यवहार को यह मानकर समझने की चेष्टा की कि गैसें अत्यंत सूक्ष्म परमाणुीय कणों से बनी हैं। यानी गैसों के व्यवहार को ये जानने की कोशिश की कि गैसों में परमाणु होते हैं। तो यानी अगर कोई गैस ले लें तो पहली धारणा क्या थी कि गैस में परमाणु होते हैं। ये पहली धारणा थी कि परमाणुओं से मिलकर गैस बनी है। वास्तविक परमाणु सिद्धांत तो इसके 150 से भी अधिक वर्ष के बाद ही स्थापित हो पाया। वास्तविक जो सिद्धांत है गैसों का वह 150 साल बाद बना। ठीक, अणुगति सिद्धांत इस धारणा के आधार पर गैसों के व्यवहार की व्याख्या करता है कि गैसों में अत्यंत तीव्र गति से गतिमान परमाणु अथवा अणु होते हैं। यानी किसी भी गैस के अंदर, आप ये मान के चलिए, किसी भी गैस के अंदर अगर ये कोई गैस है और इसमें कोई अणु है तो इनकी जो गति होती है बहुत ही तेज गति होती है। अत्यंत तीव्र गति से ये इधर उधर भागते रहते हैं, आपस में टकराते रहते हैं, बर्तन की दीवारों पर टकराते रहते हैं, तो इसे कहते हैं तीव्र गति। ये बात आई। ठीक, हालांकि इसकी चाल कितनी होती है बात इस तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया था। अणुओं की चाल पर हमने एक पॉइंट लगाया था VRMS, ये हमने लगाया था 3RT/m। ठीक, ये देखिए हमने बनाया था वर्ग माध्य मूल चाल, तापमान, गैस नियतांक, और ये था गैस का परमाणु भार। ठीक, ये हमने बात बनाई थी अपने पिछले चैप्टर में। अत्यंत तीव्र गति से गति करते हैं, ये बात आ गई थी। इसलिए मैं कहता हूं कि भूमिका जरूरी है, भूमिका बहुत जरूरी है। भूमिका से पता लगे कौन कौन से फार्मूले आते, क्या क्या चीजें जुड़ी हुई है ना। चलिए, यह भी संभव है क्योंकि ठोसों तथा द्रवों में परमाणुओं के बीच अंतरा परमाणु बल, जो कि लघु परासी बल हैं, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठोसों में और द्रवों में, ज़्यादातर ठोस की बात करें, ठोस कहता है ठोस में परमाणु कंपन तो करते हैं लेकिन चलते नहीं। मान लीजिए ये कोई ठोस पदार्थ है, अब ठोस के बारे में समझ लेंगे। यहाँ पे मान लीजिए इसमें परमाणु हैं, ठीक, ये परमाणु है इसमें, तो परमाणु इसमें क्या करते हैं, कंपन करते हैं। कंपन तो करते हैं लेकिन चलते नहीं, यानी इधर से उधर नहीं जाते। और दूसरी बात ये कहना चाह रहे हैं कि साहब परमाणुओं में जो आपसी बल हैं, परमाणुओं के बीच में जो आपसी बल हैं वह कम दूरी तक काम करते हैं। यानी एक परमाणु का बल बहुत दूर तक काम नहीं करेगा, बहुत दूर रखे दूसरे परमाणु पर काम नहीं करेगा, बल्कि उसका प्रास बहुत कम होगा। यानी एक परमाणु से आसपास जो परमाणु हैं
उसके पड़ोस में जो परमाणु हैं वहाँ तक वो काम करेगा। बहुत दूर जाएंगे दूसरे परमाणु, दूर वाले परमाणु पर जाके वो बल बहुत अच्छे से काम नहीं करता, यानी परास छोटा होता है। अंतरा परमाणु बल का परास छोटा होता है, शॉर्ट रेंज फोर्सेस। तो इंटर एटॉमिक फोर्सेस आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस। ओके, चलिए ये बात भी आ गई। अब इसके बाद जबकि गैसों में इस बल को उपेक्षणीय माना जाता है, कहता है परमाणुओं के मध्य गैसों में ये बल ना के बराबर है, बहुत कम है नहीं। होता तो ये फिर गैस ना होती, या तो ये द्रव्य बन जाता या ये ठोस बन जाता, क्योंकि परमाणु जब एक दूसरे को एक बल से जकड़ लेंगे, पकड़ लेंगे, लगा देंगे तो चलने नहीं देंगे फिर। ठीक, अणुगति सिद्धांत 19वीं शताब्दी में मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन व अन्य वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया। तो सामान्य प्रश्न आ गया कि साहब अणुगति सिद्धांत किस किस के द्वारा बनाया गया। दो वैज्ञानिकों के नाम आ रहे हैं, एक का नाम आ रहा है मैक्सवेल और साहब एक आ रहे हैं बोल्ट्जमैन, है ना। बोल्ट्जमैन है ना, ये देखो बोल्ट्जमैन, मैक्सवेल, याद रखेंगे जनरल नॉलेज का सवाल है। और ये बोल्ट्जमैन, ठीक, यानी अणुगत सिद्धांत को देने वाले कौन हैं, एक मैक्सवेल है, एक बोल्ट्जमैन है। ठीक, एक नाम आता है यहाँ पे गणितीय समीकरण जिसको हल किया जाता है, वो नई बात बताऊंगा, वो है स्क्रूडिंजर। कहीं कहीं देखेंगे SCHRUDNGER, यह है स्क्रूडिंजर, इसका नाम नहीं है यहाँ पे। स्क्रूडिंजर का जो गणितीय समीकरण है, जो गणित का एक समीकरण बाद में दिया था इन्होंने, वो भी इसमें काम आ जाता है गैसों के बारे में जानकारी लेने पे। लेकिन यहाँ पे जो समीकरण है बेसिकली ये लिखिए, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सवेल का जो वितरण समीकरण है वो यहाँ पे काम करता है। ठीक, चलिए, तो कुल मिला के परमाणुओं की या अणुओं की या गैसों के अंदर अणुओं की गति की व्याख्या करने में सिद्धांत जो दिया गया वो मैक्सवेल का है, बोल्ट्जमैन का है, याद रहेगा। ठीक है, यह असाधारण रूप से सफल सिद्धांत रहा। यहाँ दाब एवं ताप की एक आणविक व्याख्या प्रस्तुत करता है। यह दाब एवं ताप की एक आणविक व्याख्या प्रस्तुत करता है, यानी दाब और ताप का यहाँ पर जो निर्भरता है, दाब का जो सूत्र है वह इस सिद्धांत से बन जाता है, यानी यह दाब का सूत्र बना देता है। ठीक, दाब का सूत्र बनेगा कि भाई गैसें कितना दाब डालती हैं, इस सिद्धांत से वो बन जाता है। यह दाब एवं ताप की आणविक व्याख्या प्रस्तुत करता है तथा अवोगाद्रो की परिकल्पना और गैस नियमों के अनुरूप है। अवोगाद्रो की जो परिकल्पना थी, अवोगाद्रो की परिकल्पना क्या थी, अवोगाद्रो ने एक नंबर दिया था 6.02210⁻23। ये एक अवोगाद्रो ने कहा था कि साहब ये एक प्राकृतिक नंबर है, इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मोल। एक मोल में इतना होता है, एक मोल में इतना होता है, एक मोल में इतने परमाणु होते हैं, एक मोल में इतने अणु होते हैं, एक मोल में कोई भी चीज़ इतनी होती है। यह एक प्राकृतिक नंबर है, नेचुरल नंबर, एक नेचुरल संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, प्रकृति में ये पाया जाता है। तो ये इनकी एक अभिधारणा थी। ये चीज़ मोल हम जानते ही हैं, मोल के बारे में हमने पढ़ रखा है। कह इसको भी ये करता है फॉलो, यानी इसके अनुरूप है, यानी सिद्धांत कुछ ऐसा है जो एक प्राकृतिक नंबर्स के साथ भी मैच करता है, मिलता है। ये है आपका अणुगति सिद्धांत। ओके, यह बहुत सी गैसों की विशिष्ट ऊष्माधारिता को ठीक ठीक बता देता है। बहुत सी गैसों की ऊष्माधारिता, विशिष्ट ऊष्माधारिता, देखा था CP CV, दो चीज़ आई थी हमारे पास। स्थिर दाब पर, स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा वाला मामला था, मोलर हीट कैपेसिटी जिसे हम कहते थे, है ना, मोलर विशिष्ट ऊष्मा, है ना। इसको भी ये बता देता है कुछ गैसों की अच्छी तरह से ये परिभाषित करता है, इन्हें निकाल भी देता है, इन्हें कैलकुलेट कर देता है, इनकी गणनाएं करने में ये काम आ जाता है। ठीक, यह श्यानता, चालकता, विसरण जैसे
गैसों के मापनीय गुणों को आणविक प्राचलों से जोड़ता है तथा अणुओं की आमापों एवं द्रव्यमानों का आकलन संभव बनाता है। इस अध्याय में अणु सिद्धांत का आरंभिक ज्ञान दिया गया। अब देखिए श्यानता, श्यानता यानी विस्कोसिटी, आपने पढ़ा, ठीक, विस्कोसिटी, गैसों की विस्कोसिटी, इसके बारे में बताता है। चालकता यानी गैसों में कितनी चालकता है, कंडक्टिविटी कितनी है। कंडक्टिविटी से मतलब हमारा उसमें ऊष्मा कैसे प्रवाहित हो सकती है, या उसमें विद्युत धारा कैसे प्रवाहित हो सकती है, गैसों में धारा कैसे प्रवाहित हो सकती है, इस बारे में ये सिद्धांत उसकी जानकारी देता है, बताता है। विसरण पढ़ा होगा आपने, केमिस्ट्री में पढ़ते हो, ग्राहम का पढ़ा होगा, देखो ग्राहम का विसरण नियम पढ़ा होगा ना, ग्राहम का विसरण नियम है ना। तो जो विसरण है गैसों का, यानी अगर किसी छोटे से छेद में से कोई गैस इसमें से लीक हो रही हो ऐसे, है ना, विसरण नियम, तो उस वह विसरण नियम भी इसके परिभाष के या इस अणुगति सिद्धांत के अनुसार उसकी व्याख्या भी हो जाती है। ठीक, तो कुल मिलाकर अणुगति सिद्धांत जो है, जो आज के दौर में हम गणनाएं कर रहे हैं गैसों के बारे में, ठीक, वह सारी की सारी व्याख्याएं दरअसल अणुगति सिद्धांत के आधार पर हो जाती हैं। बस यहाँ सिर्फ एक शर्त आई है, ध्यान रखेंगे इस बात का, कि साहब Cp और Cv जो है, जो विशिष्ट ऊष्मा है, वह कुछ गैसों की ठीक ठीक इससे निकल जाती है। तो ये मामला जो है भूमिका का है। ठीक, तो भूमिका में देखिए कोई विशेष बात, ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं आई जिससे कि हमें उलझन होती हो। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं भाई इसमें कहीं चैप्टर में अवकलन लगेगा, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन लगेगा, ऐसा कुछ इसमें आया नहीं। बहुत कोई ग्राफ का इस्तेमाल होगा, इसमें कोई नियम लगेगा, पहले वाले नियम हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो इसमें ऐसी कोई बात आई नहीं। ठीक, तो कुल मिला के जो भी बातें आई हैं वो बड़ी जेन्युइन सी, बड़ी ईमानदारी से जुड़ी हुई सीधी सीधी वो बातें आई हैं जो हम सामान्यतः जनरल नॉलेज के लिए भी पढ़ लेते हैं, सामान्य ज्ञान के लिए भी पढ़ लेते हैं। चलिए अब यहाँ दूसरा पॉइंट आएगा हमारा, द्रव्य की आणविक प्रकृति। हम इस बात पर विचार करेंगे, ठीक, अगले अपने लेक्चर में। ठीक है, ओके।